दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज ऑब्वियसली हम बात करने आए हैं ओटिस खान के ऊपर। ओटिस खान जो है उसने गोल मार दिया है, जैसे कि आप सबको पता है। और जब ताजिकिस्तान वाला मैच हुआ था, जब हमने ताजिकिस्तान से मैच खेला था 3-0 हम उसमें हारे थे, तो उस मैच के अंदर ओटिस खान नहीं खेले थे। कुछ रिपोर्ट्स थी कि उनकी जो इंजरी है उसकी वजह से वो नहीं खेल पाए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये थी कि वो शायद अपना कोई जो क्लब है वो ढूंढने गए हैं, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे एक प्रॉपर क्लब नहीं था। तो ग्रिम्सबी टाउन जो है वहाँ से वो जाकर पता लगता है कि ओल्डहैम एथलेटिक जाते हैं, और ओल्डहैम एथलेटिक अनाउंस होता है कि ओटिस खान वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। काफ़ी मैचेस तक हम देखते हैं कि यार वो स्टार्ट नहीं कर रहे और बेंच पे हैं, या बेंच से उठ के नहीं आ रहे, या इवन कभी कभी बेंच पे भी नहीं होते थे। तो ओटिस खान ने अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, 3 दफ़ा वो सब्सटीट्यूट जो बेंच है उससे वो उठ के आए हैं। और ये जो था ये इनका पहला स्टार्ट था सीज़न का। अभी तक सीज़न में 12 मैचेस हो चुके हैं, तो ये उनका पहला स्टार्ट था। और 4 अपीयरेंसेस में जो 4th अपीयरेंस थी, पहले ही स्टार्ट में उन्होंने विनर मारा 85th मिनट पे एप्सफ्लीट टाउन के खिलाफ, ओल्डहैम एथलेटिक के लिए 5th टियर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल में। तो बहुत ही अच्छी खबर है, किंग खान इज़ बैक, ओटिस खान इज़ बैक। तो क्या इस तरह की परफॉर्मेंसेज हमें और देखने को मिलेंगी या नहीं, क्या उनको रेगुलरली स्टार्ट्स मिलेंगे या नहीं। फाइनली लग रहा है कि ओटिस जो है अपनी फिटनेस के पीक के ऊपर वापस आ गया, लेकिन देखना ये होगा कि ये फिटनेस जो है ये बरकरार रहती है या नहीं। आज मैं ऑब्वियसली बात करने आया हूँ जो हमारी सैफ अंडर 17 की जो टीम है, ऑब्वियसली वो घर वापस आ गई है। और मैं लाइव कर रहा था उस टाइम पे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच हुआ और वो डबैकल हुआ। आखिरी आप कह सकते हैं 15 मिनट में या आखिरी 10 मिनट में हमने फिर 2 गोल्स खा लिए और 2-2 होता है। एंड बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, काफ़ी मैं हार्ट ब्रोकन था। लेकिन जो ओटिस खान का जो गोल था उसने जो है ना मुझे प्रॉपर एक मरहम दिया है मेरे दिल के ऊपर। तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रिजल्ट रहा है। लेकिन मैं थोड़े से क्वेश्चंस जो है ना वो पूछना चाहता हूँ, और मेरी जो क्वेश्चंस हैं वो मिस्टर सजाद महमूद से हैं और जो कोचिंग स्टाफ है उनके साथ है कि गलतियाँ, यानी कि जो असिस्टेंट हैं जैसे कि हसन बलोच, क्या क्या गलतियाँ हुई, कोचिंग स्टाफ ने क्या गलती की, सजाद महमूद ने क्या गलती की। पिछले 4 दिन से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 26 मेंबर स्क्वाड में हसनैन वली था, और 23 मेंबर स्क्वाड जब कटौती होती है तो वो 23 मेंबर स्क्वाड में होता ही नहीं। तो फाइंडिंग नीमो की तरह मैं ये इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि फाइंडिंग हसनैन वली, जो मेरा केस चल रहा था, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो गायब किधर हो गया। वेयर इज़ हसनैन वली, ये आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल है। तो इन्वेस्टिगेशन पे मुझे पता लगा कि हसनैन वली को ड्रॉप कर दिया गया, कोई रीज़न नहीं दिया गया कि क्यों ड्रॉप किया गया। आज तक किसी को नहीं पता कि उसको 26 मेंबर स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया गया, जबकि सैफ अंडर 16 के अंदर वो बेंच से उठ के आता था, इम्पैक्ट क्रिएट करके आपको देता था हसनैन वली, और आपने उसको इस सैफ अंडर 17 में 1 साल बाद, जो कि पोपो का प्लेयर है, आपने उसको क्या किया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है। हारून रशीद, अनदर प्लेयर जो कि सैफ अंडर 16 में रेगुलरली सारे मैचेस खेलता हुआ आ रहा था, और पूरे सैफ अंडर 16 में उसने असिस्ट भी की, उसने इम्पैक्ट भी क्रिएट किया, वो अच्छा भी खेला, उसके की पासेस भी थे, बट उसको ड्रॉप कर दिया जाता है सैफ अंडर 17 में। क्यों, मेरा सवाल है, वाई। फिर आप सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ करते हो 3, उनमें से एक गोलकीपर है। मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा कि आप गोलकीपर क्यों लेके आए, ठीक है, टैक्टिकल चेंज था, इट डिडंट वर्क आउट, फाइन, कोई बात नहीं। 83rd मिनट पे आप अपनी पहली और दूसरी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 83rd मिनट पे ये वो, मतलब कहना चाहिए कि सैफ अंडर 17 जो है ना वो प्री बोर्ड की तरह होता है, या एक प्री ओ लेवल्स एग्जाम की तरह होता है, ठीक है, या मॉक टेस्ट की तरह होता है। और सैफ अंडर 17 के बाद AFC अंडर 17 आना होता है, राइट, AFC अंडर 17 आना होता है। तो AFC अंडर 17 के लिए ये क्या है, एक मॉक टेस्ट है, एक तैयारी है सैफ अंडर 17। क्या हम अपनी टीम को AFC अंडर 17 में भेजेंगे इन अक्टूबर? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि सारा पैसा जो फीफा दे रही है वो लगेगा सैफ विमेंस चैंपियनशिप पे, जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लगना चाहिए, विमेंस टीम को भेजना चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि विमेंस टीम को आप ना भेजो, लेकिन आप ये कर रहे हो कि आप प्री बोर्ड दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू द एक्चुअल ओ लेवल्स या मैट्रिक का एग्जाम, जो कि है AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स। ये सवाल सजाद महमूद से और हारून मलिक साहब से कौन पूछेगा कि भाई अंडर 17 टीम जो है उसको आप AFC क्यों नहीं भेज रहे। अभी जो AFC अंडर 20 हुआ है उसमें क्या हुआ है, 6 की 6 जो टीमें थी ना, जो 6 टीमें थी
जो हमारे अलावा 6 टीमें सैफ में, सैफ की फेडरेशन में, वो सारी AFC अंडर-20 में खेली है। इवन श्रीलंका भी खेली है, इवन तो उनके ऊपर बैन्स लगे रहे हैं, सस्पेंशन लगी रही है, वो भी खेले हैं, लेकिन हम नहीं खेले। क्योंकि क्या मसला है जी, हमारे ऊपर एक तो हारून मलिक साहब जो हैं वो मुसल्लत किए हुए हैं फीफा ने, वी डोंट हैव एन इलेक्टेड बॉडी, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास फंड्स नहीं है, जो कि हम तोते की तरह रटते रहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है। तो 6 की 6 टीमों ने AFC अंडर-20 में टीम भेजी, तो ये जो चीज़ थी ना, ये हमारे मुंह पर क्या था, एक तमाचा था। ठीक है, ये हमने खुद अपने आप पे मुंह के ऊपर ऐसे तमाचा मारा, खुद मारा हमने। तो मुझे नहीं समझ आता कि PFF की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और क्या उनकी फ़िलॉसफी है और क्या उनका जो है ना प्लान है, मुझे नहीं समझ आती। सेकेंडली मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस लेवल पे, सैफ अंडर-17 के लेवल पे, आपका काम था कि आप बच्चों को क्या देते, मिनट्स देते। जो बेंच पे आप बच्चे लेके आए थे, बेंच पे जो आप बच्चे लेके आए थे, आप उनको मिनट्स देते। मैंने जैसे कि नाम लिया हसनैन वली का, वो तो स्क्वाड में ही नहीं था। ठीक है, मैंने जैसे कि नाम लिया हारून रशीद का, उसको आपने 1 मिनट भी नहीं खिलाया, 1 मिनट नहीं खिलाया। उमर जावेद, अनदर पोपो प्लेयर, जो कि राइट विंग पे भी खेल सकता है, राइट बैक भी खेल सकता है, और सिंगल पिवट में राइट साइडेड सेंट्रल मिडफील्ड भी खेल सकता है, उसको भी आप सिर्फ 2 बार सब्स्टिट्यूट करके लेके आते हो, और वो भी 80 मिनट के बाद। ठीक है, उसको भी आपने यूज़ नहीं किया। फिर आप एक लड़का लेके जाते हो फरहाद, सुनने में मुझे यह है कि जी हसनैन वली की जगह फरहाद को लेके गए। फरहाद को आप अपने भरोसे पे लेके गए थे, राइट, मतलब आप अपने भरोसे पे लेके गए थे, आपका भरोसे का प्लेयर है, योर ट्रस्टेड प्लेयर, तो आपने उसे बांग्लादेश वाले मैच में मिडफील्ड के अंदर क्यों नहीं फेंका? आपने उसे पूरे सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप में, सजाद महमूद से मेरा सवाल है कि उसको यूज़ क्यों नहीं किया? फिर क्यों आपने बेंच को यूज़ नहीं किया? डजंट मैटर बेंच पे टैलेंट है नहीं है, मैं तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि बेंच पे टैलेंट नहीं है। अगर बेंच पे उमर जावेद बैठा हुआ है, अगर बेंच पे हारून रशीद बैठा हुआ है, तो मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि बेंच पे टैलेंट नहीं है। आपने नहीं यूटिलाइज किया, वो अलग बात है, दैट यू डिड नॉट यूटिलाइज इट, ये आपकी गलती है। ठीक है, ये मत बोलें कि भाई बेंच पे टैलेंट नहीं था तो इसलिए हम लेकर नहीं आए, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं था। प्लान बी आपके पास था। हारून रशीद इज अ गुड सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, जो कि ऊपर अप टॉप चढ़ के बॉल को होल्ड कर सकते हैं और बैक पास करके रिसाइकल भी कर सकता है बॉल को। उसके अंदर इतनी समझ है, इतनी उसके अंदर स्पेशल अवेयरनेस भी है, पोजिशनल प्ले की अवेयरनेस भी है, मैंने खुद उसको देखा हुआ खेलते हुए। तो आप ये ना बोलें कि जी बेंच पे टैलेंट नहीं था, आपने यूज नहीं किया। ठीक है, ये बोलें। सेकंड नहीं, मुझे कोई ये बता दे कि कोचिंग स्टाफ अकाउंटेबल है भी कि नहीं है। मतलब कोचिंग स्टाफ जो जाती है, ठीक है, अगर वो टीम परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि आपने कोचिंग स्टाफ को भेजा है एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजर के साथ आपने भेजा और रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग स्टाफ भेजा है, साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बेंच के बच्चे तो यूज नहीं हो रहे, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो सोचा नहीं जा रहा, राइट, डेवलपमेंट के ऊपर तो सोचा नहीं जा रहा, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। तो अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड इतना आपने कोचिंग स्टाफ भेजा था, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया भाई? रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट तो कोई नहीं आया। यानी कि आपने 14 लड़के यूज किए, 14 लड़के आपने सैफ अंडर-17 में यूटिलाइज किए, जो कि पिच के ऊपर जाके खेले। उनमें से कुछ लोग 8 मिनट खेल रहे, कोई 3 मिनट खेला, कोई 10 मिनट खेला, लेकिन क्या हुआ? कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो इससे बेहतर था फिर बेंच पे बच्चों को चांस दे देते, जो कि बच्चे वहां आपके साथ गए हुए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, ये एक बहुत ही बड़ी मिसमैनेजमेंट है, जिसके ऊपर सजाद महमूद साहब को और उनके कोचिंग स्टाफ को, उनके असिस्टेंट कोच हसन बलोच को मेरे ख्याल से जवाबदेह होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या वो होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। सेकेंडली, आपने बॉटल की है। लास्ट 70 मिनट में ऐसा लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश जो है ना वो रियल मैड्रिड बन गई है, मतलब कम बैक किए बगैर वो नहीं जाएंगे। एंड कुडोस टू देम, क्योंकि आपको नॉकआउट मैच के अंदर मेंटालिटी मॉन्स्टर वाली जो अप्रोच है ना वो चाहिए होती है। मेंटालिटी मॉन्स्टर वो दिखाया उन्होंने बांग्लादेश ने आखिरी 20 मिनट में जो सेमीफाइनल हुआ। सिवाय 15-20 मिनट के स्पेल के पाकिस्तान ने कोई खास फुटबॉल नहीं खेली। पूरे मैच में अगर आप देखो 70% बांग्लादेश ने डोमिनेट किया, 30% आप अच्छा खेलो, चलो मैं कह देता हूँ 30% आप अच्छा खेलो और आपके कोचिंग स्टाफ ने थोड़ी सी बेहतर किया है। लेकिन क्या यहाँ पे लड़कों का कसूर है? नहीं, मैं फिर ये कहूँगा कि कोचिंग स्टाफ का कसूर है। जब इस तरह की सिचुएशन है तो आपकी किक और रन वाली जो फिलॉसफी है मिस्टर सजाद महमूद साहब की, आखिरी 20 मिनट रह गए, आप कह रहे हो जी बॉल जैसी पैरों में आए किक करो, किक करो।
you're shouting at the players, you're literally shouting at the players in the last 20 minutes, ठीक है, और उससे वो और ज्यादा प्रेशर में आ रहे हैं। बजाय इसके कि आप लड़के को अपने पास बुलाएं, एक आध लड़के को अपने पास बुलाएं ड्रिंक्स ब्रेक के बहाने और उससे कहें भाई ये टैक्टिक है, इस तरह से हमने गोल बचाना है, नहीं, आप चीखें मार रहे हो टच लाइन के ऊपर। और ये किक एंड रन वाली अप्रोच है। एक बार मैंने आखिरी 20 मिनट में नहीं देखा कि पाकिस्तान ने अपने पास थोड़ी देर के लिए बॉल रखी हो, 30 सेकंड के लिए भी बॉल अपने पास रखी हो, 30 सेकंड कॉन्टिन्यूस रखी हमने नहीं, हमने नहीं रखी। अब तुम कहोगे यार तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, सैफ अंडर 17 है, इट्स ओनली सैफ अंडर 17, हमने AFC अंडर 17 में टीम को भेजना ही नहीं। तो ऑब्वियसली मैं सीरियस ही होऊंगा, क्योंकि ये वाहिद कंपटीशन है जिसमें हमारी अंडर 17 टीम खेलेगी पूरे साल के अंदर, और अगले साल अब हम सैफ में खेलेंगे। मुझे पता है मेरे मुल्क में क्या होता है, आई नो दैट। तो जाहिर है मुझे क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि यार AFC अंडर 17 में आप टीम भेज नहीं रहे हो, और सैफ अंडर 17 में जिधर आप वाहिद कंपटीशन होता है जिधर आप अपनी टीम को भेजते हो, आप वहां पे क्या कर रहे हो, ब्लंडर पे ब्लंडर मार रहे हो। या तो फिर आपको कोचिंग छोड़ देनी चाहिए, या फिर आपको किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए जो कि यंग कोच हो। मैंने इसीलिए बार बार कहा है कि भाई शेख हमदान, वलीद जावेद जैसे हमारे पास टैलेंटेड कोचेज हैं, करीम कराए जैसे टैलेंटेड कोचेज हैं, ठीक है, उनके पास कोचिंग बैजेस भी है। करीम कराए के पास UEFA B लाइसेंस है, ही हैज अ UEFA B लाइसेंस, मोर क्वालिफाइड देन सजाद महमूद, राइट। अब आप ये कहोगे जी उनको ऑफर की गई थी पहले लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दी, ठीक है, आप फिर से ऑफर करो, आप बार बार ऑफर करो, कोई बात नहीं। लेकिन ये कह देना कि यार लेट्स स्टिक टू सजाद महमूद फॉर द नेक्स्ट 10 years क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजर है, तो आई एम सॉरी, इस तरह काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर मीडियोक्रिटी को ग्लोरीफाई करते रहोगे तो ये फिर आप भी उतने ही कसूरवार हो जितनी कसूरवार PFF है कि जिस तरह का उन्होंने कोचिंग स्टाफ अपॉइंट किया है। तो ये चीज़ थी जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बात की है, क्यों हमारा रेस्ट डिफेंस ख़राब होता है हर बार जब भी हमें काउंटर अटैक पड़ता है या जब भी हमें डिफेंसिव ट्रांजिशन में आके डिफेंड करना पड़ता है। हमारे लड़के जो ओरिएंटेशन होती है लड़कों की, जो पोजिशनल प्ले होता है लड़कों का, बिल्कुल ख़राब होता है। तो ये इसको ठीक करना किसका काम था? ठीक है, अकेडमीज़ में काम हो रहा है, अकेडमीज़ को में कितना को काम हो जाएगा? पूरे साल में कितनी यूथ लीग्स होती हैं? पूरे साल में कितनी यूथ लीग्स होती हैं पाकिस्तान में? 1 2 जो कंपेटिटिव लेवल की होती है, कंपेटिटिव लेवल की, खुद सोच के बताओ। मैक्सिमम 3, मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो 1 ही होती है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सजाद महमूद ने फिर 1 साल क्या किया। सजाद महमूद 1 साल से क्या कर रहे हैं? हसन बलूच 1 साल से क्या कर रहे थे? वो किस टीम को मैनेज कर रहे हैं? मुझे कोई बता सकता है किसी टीम को मैनेज कर रहे थे? क्या नेशनल चैलेंज जो कप है उसमें उन्होंने किसी को मैनेज किया? मुझे कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है? मुझे बिल्कुल आप बताएं, मुझे आगाह करें, मुझे नहीं पता। नेशनल चैलेंज कप में थे सजाद महमूद? मैंने नहीं देखा उन्हें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें आपको एक तो प्रॉपर देखना पड़ेगा कि ये जो कोचेस आपने भेजे हैं ये खुद अपनी कंट्री के अंदर किस क्लब को सपोर्ट करें या मैनेज करें, किस क्लब को मैनेज करें, किन लड़कों के साथ जाके काम कर रहे हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर भी हुआ है, और सेकेंडली मुझे लगता है कि हम ससेप्टेबल थे काउंटर अटैक पे, बहुत शुरू से ससेप्टेबल थे, और बांग्लादेश के अगेंस्ट क्योंकि उनके पास भी हाइट है, उन्होंने हमारी हाइट को मैच किया। उन्होंने जो हमारी हाइट का एडवांटेज था ना, हमारी फिजिकलिटी का एडवांटेज है, उन्होंने उसको मैच किया। एक लड़का है, मैं उसका ज़रूर नाम लूँगा, अब्दुल रहमान, उसने काफ़ी ज़्यादा कूल पेनल्टीज़ ली हैं। इवन आप देखो नॉर्मल टाइम में भी उसने 2-0 किया, ठीक है, फिर जब पेनल्टी आई तो तब भी 2-0 किया। बात यह है कि आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे हैं कि यार एक तो अब्दुल गनी की गलती थी, ठीक है, जो कराची यूनाइटेड का बच्चा है, ठीक है, और दूसरी गलती थी जी गुलाम अब्बास की जो कि पोपो का बच्चा है, सही है। इन दोनों में से किसी की गलती नहीं थी। सजाद महमूद ने अपना एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की, उनको लगा जी गुलाम अब्बास एक अच्छा शॉट स्टॉपर है, ठीक है, हो सकता है ट्रम्प कार्ड चल जाए, तो वो उस दिन पे नहीं चल पाया, बस ठीक है, हो जाता है, इट हैपन्स, कोई बात नहीं। और वैसे भी वो 16 साल का या 17 साल का बच्चा है अभी। सेकेंडली मैं ये कहूँगा, अब्दुल गनी ने आपको एक बहुत बेहतरीन गोल मार के दिया श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ पे उससे बच्चे से पेनल्टी मिस हो गई, उसने प्रेशर के अंदर पेनल्टी मिस कर दी, इट डज नॉट मैटर, वो इससे सीखेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये अगला साल है, क्योंकि अब हम अगले साल सैफ अंडर 17 खेलेंगे, अगले साल होपफुली सैफ अंडर 19 खेलेंगे। AFC में तो हमने टीम भेजनी नहीं है, हम तो भेजते ही नहीं, हम तो पागल लोग हैं।
तो मुझे ये बता दे कि सुभान करीम, अब्दुल समद, अब्दुल गनी, ठीक है, ये सारे लड़के, शाहरुख खान, माजिद अली, खास तौर पे मैं माजिद अली की बात करना चाहता हूँ जो कि एक टैलेंटेड राइट बैक है, ठीक है। अटैकिंग प्रोग्रेस कुछ लोग कहते हैं यार उसकी इतनी अच्छी नहीं है, क्रॉसेस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है फाइन, लेकिन माजिद अली जैसा प्लेयर या ये जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनका अगले 1 साल कौन इनका ख्याल रखेगा, इनको कौन डेवलप करेगा, इनकी कौन देखभाल करेगा और इनको कौन एक बेटर प्लेयर बनाएगा? क्या पीएफएफ के पास कोई प्लान है? मेरे ख्याल से आप लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं, मेरे से बेटर जानते हैं आप। तो ये जो चीज़ है ना, ये पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पे। मॉक टेस्ट में जाके खेलना वो जो है ना इतनी बड़ी बात नहीं होती। एएफसी में आओ ना ज़रा, एएफसी में जाके टीम भेजो, फिर पता चले कि भाई हम कितने पानी में हैं, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पे नहीं स्टैंड करते हैं। लेकिन एएफसी में या तो आप डर के मारे नहीं भेजते टीम को, या फिर आप कहते हो कि जी मेरे पास फंड्स नहीं है। वो ये हुमायूं सईद की तरह ना आपने तोते की तरह रटा हुआ है, वो कहता था मेरे पास तुम हो, आप कहते हैं जी मेरे पास फंड्स नहीं है। एक ही एपिसोड चलती रहती है, एक ही तोते की तरह आप चीज़ें रटते रहते हैं। तो ये मसला है। एनीवेज, सुनील छेत्री जो है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है आईएसएल के अंदर। आईएसएल में एक मैसिव रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। ही इज़ द ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर इन द इंडियन सुपर लीग विद 64 गोल्स, यानी कि वो एलन शेरर बन चुके हैं आईएसएल के। जैसे प्रीमियर लीग में एलन शेरर है, उस तरह इंडियन सुपर लीग में सुनील छेत्री 64 गोल्स। आज तक इतिहास में, तारीख में, हिस्ट्री में किसी ने 64 गोल्स नहीं किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये एक साउथ एशिया के अंदर मैसिव अचीवमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि 94 गोल्स वो इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कर चुके हैं। 94 गोल्स वो और 64 गोल्स ये। तो द मैन्स लेगेसी स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। स्टैट्स भोंकते हैं इस आदमी के, स्टैट्स भोंकते हैं। तो बेंगलुरु के लिए उन्होंने फिर से एक पेनल्टी स्कोर की और जो तीसरा गोल था वो उन्होंने मोहन बगान के अगेंस्ट ही मारा। 3-0 से बेंगलुरु मोहन बगान के अगेंस्ट जीती और अपने होम पे जीती। और व्हाट बेटर वे फॉर सुनील छेत्री कि अपने ही होम पे बेंगलुरु के मैदान पे जो है ना वो क्या करे, 64th गोल मारे, आईएसएल का ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर बने। तो आई थिंक सुनील छेत्री जैसा जो प्लेयर है, मैंने पहले भी बोला है काफ़ी बार लाइव स्ट्रीम्स में कि यार वो 100 साल में एक बार पैदा होता है। और साउथ एशिया में मैं नहीं जानता कि अगला सुनील छेत्री कब पैदा होगा, मुझे नहीं पता। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। जाते जाते मैं यहाँ पे एंड में बांग्लादेश की जो अंडर 17 टीम है उसकी भी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ और मैं इंडिया अंडर 17 टीम को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। इंडिया की जो अंडर 17 टीम है वो जीती है ऑब्वियसली, ये जो सैफ अंडर 17 है। लेकिन कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि सिर्फ 2-0 से जीते। खैर ये अब इंडिया की एक्सपेक्टेशन ही इतनी ज़्यादा है कि वो 2-0 भी अगर बांग्लादेश को हराएं तो वो कहते हैं जी कि ये तो अच्छी स्कोर लाइन थी ही नहीं। तो बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत ही कमाल खेला है। नो डाउट इंडिया हैज़ वन, बट बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में और फाइनल तक पहुंची है, बहुत ज़बरदस्त खेला है। और उनके 16 जो लड़के थे, 16 लड़के, वो जो BFF है बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन, उसकी एलीट एकेडमी में से निकल के आए हैं 16 लड़के। जैसे पाकिस्तान में पोपो FC है, उधर से तकरीबन 14 लड़के या 12 लड़के निकल के आए, यहाँ पे 16 लड़के BFF एलीट एकेडमी से निकल कर आए हैं। तो आई थिंक उस एकेडमी को, जो बांग्लादेश के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनको जो है ना सैल्यूट देना चाहिए उस एकेडमी को। सो यू गाइज हैव डन रियली वेल। आई नो AFC में तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट AFC का ये सीन है कि वहाँ पे नेक्स्ट लेवल की टीमें आती हैं। इवन इंडिया ने भी परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है अंडर 20 में, बट जब ईरान सामने आ जाती है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। और उसके अगेंस्ट भी आप देखो इंडिया ने सिर्फ 1-0 से हारी है, ओनली 1-0। तो अगर वो ड्रॉ हो जाता मैच तो शायद इंडिया क्वालिफाई कर जाती AFC अंडर 20 एशियन कप के लिए। बट आई थिंक यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बांग्लादेश इन सैफ एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इंडिया इन AFC कि दोनों ने ही ज़बरदस्त जो है ना परफॉर्मेंस दी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल सी यू सून। हस्तला विस्ता।